के बारे में जानते थे। स्वर्ग उद्घाटन कबीले और कैंग कबीले के सामने मडप्लेट पैलेस एक छोटे कबीले से अधिक कुछ नहीं था। यहाँ तक कि इन दोनों के अधीन द्वितीय कबीले भी मडप्लेट पैलेस से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उनके लिए बाद वाले पर ध्यान देना असंभव था। उनका इस मैच पर ध्यान देने का कारण विशुद्धतः संयोग था। पान जियानिंग और वेन बुजुन की क्षमताएं एक ही स्तर पर थीं और उनकी जीत उनकी वर्तमान स्थिति और इच्छाशक्ति पर निर्भर थी, जिसका अब उनकी क्षमताओं से कोई लेना देना नहीं था। उसी स्तर के अन्य प्रतियोगियों के बीच उनसे काफ़ी अंतर था और वे किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं कर रहे थे। उन्हें खुद विजेता का निर्धारण करने में कठिनाई हुई, और ये देखते हुए कि वे निजी तौर पर वास्तव में अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक साथ साधना करते थे, जीवन और मृत्यु के बिंदु तक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वे महान शून्य दुनिया में मर जाते तो यह उनके लिए मानसिक क्षति होती। इस प्रकार दोनों के बीच एक समझौता हुआ। उन्होंने देखने के लिए प्रतिभागियों की एक जोड़ी को यादृच्छिक रूप से चुना और प्रत्येक ने एक पक्ष पर दांव लगाया। यदि उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति जीत जाता है तो जब वे एक दूसरे का सामना करेंगे तो दूसरा व्यक्ति स्वेच्छा से हार मान लेगा, ताकि अंत में मौत की लड़ाई से बचा जा सके, जहां कोई भी विजेता का निर्धारण नहीं कर सकता और दोनों ही मर सकते हैं। विडंबना यह है कि उन्होंने लिन शेन और यूलिजी के बीच मैच को यादृच्छिक रूप से चुना। पिछले सत्र के चैंपियन और उपविजेता होने के नाते इस बार के सीड खिलाड़ियों के रूप में उन्हें नॉकआउट राउंड में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें सीधे इस मैच के स्टैंड पर भेज दिया गया था, जहां वे परिणाम की प्रतीक्षा करने की योजना बना रहे थे। मैंने दोनों में से किसी का नाम नहीं सुना है। यह एक नीरस मैच होगा। आशा है कि यह जल्दी खत्म हो जाएगा, पान शियानिंग ने चलते हुए कहा। वह केवल परिणाम जानने के लिए उत्सुक था और मैच देखने में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। हालांकि स्टैंड में टेलीपोर्ट होने पर पैन जियानिंग हैरान रह गई। ऐसे मैच में जिसमें कम प्रसिद्ध प्रतियोगी शामिल होते थे, स्टैंड में बहुत अधिक लोग नहीं होते थे, अधिक से अधिक कुछ रिश्तेदार और मित्र ही देखने आते थे। लेकिन जब वे इस टूर्नामेंट क्षेत्र में दाखिल हुए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि स्टैंड में कई लाख लोग बैठे थे। इधर उधर देखने पर उन्होंने पाया कि हालांकि उनमें से ज़्यादातर निचले दर्जे के दिव्य प्राणी थे, लेकिन कुछ मध्यम और उच्च दर्जे के दिव्य प्राणी भी थे। क्या हो रहा है? क्या ये खिलाड़ी मशहूर हैं? मैंने इनके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? पैन जियानिंग ने सिस्टम को फिर से चेक किया और पुष्टि की कि उसने वास्तव में कभी उनके नाम नहीं सुने थे। वेन बुजुन ने जल्दी से पान शियानिंग के साथ बैठने की जगह ढूंढ ली ताकि ज़्यादा ध्यान आकर्षित न हो। सौभाग्य से वे दोनों धूप का चश्मा और टोपी पहने हुए थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं सका। इस माहौल को देखो, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये दर्शक, हर कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वे कोई मैच देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वे जीवन मृत्यु का टकराव देख रहे हैं। यह महान शून्य दुनिया है, वे वास्तव में नहीं मरेंगे। यह इतना गंभीर नहीं हो सकता, है न? वेन बुजुन ने पान जियानिंग से फुसफुसाते हुए कहा। क्या ये हो सकता है कि ये दोनों कबीले इस प्रतियोगिता का उपयोग जुए के लिए कर रहे हैं? माहौल तनावपूर्ण लग रहा है। दांव बहुत बड़ा होना चाहिए, पान जियानिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। वेन बुजुन ने सिर हिलाया और महसूस किया कि पान जियानिंग का तर्क सही था। जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने पास में किसी को फुसफुसाते हुए सुना, इसलिए वे तुरंत चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे और जल्द ही सार समझ गए। तो ये स्थिति है। किंग लुनजी और लॉन्ग श्यूजी ने वास्तव में शर्त लगाई कि यूलिजी पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये वास्तव में लापरवाही है। क्या उन्हें नहीं पता कि सिस्टम आवंटन वास्तव में यादृच्छिक नहीं है? मजबूत दावेदार आमतौर पर नॉकआउट के दौरान नहीं मिलते हैं। उन्हें वास्तव में जीतने के लिए स्वर्ग के आशीर्वाद पर भरोसा करना चाहिए। पैन जियानिंग ने पूरी कहानी समझने के बाद वेन बुजुन से कहा। आइए प्रतीक्षा करें और देखें। ये लोग सिर्फ इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि यूलिजी कितना शक्तिशाली है। शायद वह शीर्ष 100 में प्रवेश कर सके। शायद वे सिर्फ उसका प्रचार कर रहे हैं। हो सकता है कि वह इतना शक्तिशाली न हो, बस एक कमज़ोर व्यक्ति हो जो एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर बाहर हो जाता है, वेन बुजुन ने टिप्पणी की। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्काई टॉपिंग आर्मर पहने हुए उसका नाम क्या है? उसके पास मजबूत सुरक्षा है। ऐसा लगता है कि उसके पास स्काई समर्थक ओल्ड टर्टल वंश है, एक अजीब किस्म जो एक दिव्य कलाकृति रखती है। अगर यह सच है तो इस तरह की रक्षा कलाकृति के मालिक होने के कारण उसे नॉकआउट राउंड में ही बाहर नहीं किया जाना चाहिए, पहले राउंड में तो बिल्कुल नहीं, पैन जियानिंग ने कहा। चलो बस देखते हैं और देखते हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि दिव्य कलाकृति असली है या नकली। वेन बुजुन को हमेशा हर बात में पान जियानिंग का खंडन करना पड़ता था। पैन जियानिंग ने हंसते हुए कहा, तुमने उस तियान को चुना। स्वाभाविक रूप से तुम उम्मीद करते हो कि यह नकली है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह ठीक होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मैं ये चैंपियनशिप फिर से जीतने जा रहा हूँ। मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, आप बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं। मुझे लगता है कि तियान निश्चित रूप से जीतेगा, वेन बुजुन ने जवाब दिया। आप क्यों कहते हो कि तियान? क्या स्वर्ग का यही अर्थ नहीं है? ये स्वर्ग यूलिजी से निपटने के लिए भेजा गया है। यूलिजी जरूर एक बुरा आदमी होगा, कर्म का प्रतिशोध होगा।
जीतने के लिए आप सचमुच कोई भी बकवास बोल सकते हैं, पान जियानिंग ने टिप्पणी की। जब वे बातचीत कर रहे थे, प्रतियोगियों को पहले ही अखाड़े में भेज दिया गया था। सभी की नज़रें उन पर टिकी थीं। पैन जियानिंग और वेन बुजून भी उन्हें देख रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे उनके चेहरे नहीं देख पाए। दोनों प्रतियोगी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, उनके कवच ने उनके पूरे शरीर को ढक रखा था। यूलिसी के कवच को देखो, इस पर बने पैटर्न आकाश समर्थक ओल्ड टर्टल की वंशावली के लिए अद्वितीय हैं। अगर यह वास्तव में ऐसी कलाकृति है तो ऐसा लगता है कि मैं निश्चित रूप से जीतने जा रहा हूं। इसके लिए खेद है, पान जियानिंग ने यूलिसी के कवच की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद कहा, और फिर वह प्रसन्नतापूर्वक बोला। जीत की घोषणा करना अभी जल्दबाजी होगी, वेनबुजुन ने कहा, लेकिन तियान द्वारा पहने गए कवच को देखकर उसका दिल अचानक ठंडा पड़ गया। कवच जर्जर दिख रहा था, जैसे वह कच्चे लोहे से बना हो। यद्यपि किसी दिव्य कलाकृति का मूल्यांकन उसके स्वरूप से नहीं किया जाना चाहिए, किंतु ऐसी मंद एवं शक्तिशाली कलाकृति वास्तव में दुर्लभ थी। वेनबुजुन को और अधिक उदास करने वाली बात यह थी कि तियान अपनी पीठ पर एक ढाल भी ढो रहा था। सबसे कठिन दिव्य सत्ता प्रतियोगिता में एक कहावत है, पहला प्रकाश, दूसरा कवच, तीसरा हेलमेट। जो कोई भी ढाल रखता है वह मूर्ख है। यदि आप किसी ऐसे प्रतियोगी से मिलते हैं जिसने कोई उपकरण नहीं पहना है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार के प्रतियोगी अक्सर बहुत शक्तिशाली होते हैं। कवच पहने हुए लोगों से निपटना भी कठिन होता है। इस प्रकार के प्रतियोगियों में छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघ होते हैं। स्तर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और इसमें फंसना आसान होता है। केवल हेलमेट पहने हुए लोगों से मिलते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन ये हेलमेट केवल एक ही व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है। वह एक व्यक्ति इस श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुत प्रसिद्ध है, और ये 3 हेलमेट मूल रूप से केवल उसी को संदर्भित करते हैं। जहां तक ढाल धारण करने वालों का प्रश्न है, तो वे सामान्यतः कमजोर होते हैं। प्रसिद्ध सबसे कठिन दिव्य सत्ता प्रतियोगिताओं में वास्तव में शक्तिशाली प्रतियोगी शायद ही उन चीजों को धारण करते हैं। इसलिए लिन शेन की पीठ पर ढाल को देखकर वेनबुजुन को अपने सिर से पैरों तक ठंडक महसूस हुई। लिजी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब उसने लिन शेन को अपने सामने खड़ा देखा। ये कैसे संभव है? क्या वह एक मध्यम दिव्य प्राणी नहीं है? यूलिजी ने एक नज़र में लिन शेन को पहचान लिया, क्योंकि वह अपना सामान्य कवच पहने हुए था। लेकिन किंग लुंजी और अन्य के अनुसार आकाश सहायक कछुए को लिन शेन ने मार डाला था, जिसका अर्थ है कि लिन शेन के पास एक मध्यम दिव्य प्राणी की शक्ति होनी चाहिए, तभी उसने आकाश सहायक कछुए को मारा होगा। यदि वह कोई मध्य दैवीय प्राणी नहीं है, तो वह आकाश समर्थक कछुए को कैसे मार सकता था, एक ऐसा प्राणी जिसे किंग लुंजी और लॉन्ग ज्यूजी मिलकर भी नहीं संभाल सकते थे। यदि तियान एक मध्यम दिव्य प्राणी नहीं है, बल्कि एक निम्न दिव्य प्राणी है। यूलिजी की आंतरिक उथल पुथल बढ़ गई। तियान के निम्नतर दिव्य प्राणी होने की संभावना पूरी तरह से असंभव नहीं थी। यूलिजी को जो बात वास्तव में परेशान कर रही थी, वह ये थी कि पहले राउंड में उसे तियान के साथ क्यों जोड़ा जाएगा, जो पूरी तरह से तर्क को चुनौती देता था। साइन अप करने के बाद किसी का सामना किससे होगा ये पूरी तरह से यादृच्छिक है। किंग लुनजी और लॉन्ग ज्यूजी को कैसे पता था कि उन्हें पहले दौर में तियान का सामना करना पड़ेगा और उन्होंने इतना भारी दांव लगाया? क्या ऐसा हो सकता है कि सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी फायदा उठाने के लिए खामियां हैं? यूलिजी की आंखें धीरे धीरे सख्त हो गईं। भले ही तियान एक मध्यम दिव्य जानवर को मार सकता है, भले ही उसके पास पहले दौर में उसका सामना करने के लिए कुछ तरीका हो, तो क्या हुआ? शक्ति ही सब कुछ निर्धारित करती है। यूलिजी ने अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को छुआ। उसके दस्ताने के नीचे एक दिव्य कलाकृति की अंगूठी पड़ी थी। इस दिव्य कलाकृति अंगूठी के साथ यूलिजी को डरने की कोई बात नहीं थी। अगर यह वास्तव में आता है, तो मैं केवल तुम्हारा उपयोग कर सकता हूं। यूलिजी की उंगलियों ने हल्के से चमकते हुए स्थान को सहलाया। ये दिव्य कलाकृति अंगूठी कुछ ऐसी थी जिसे यूलिजी ने एक मृत व्यक्ति के पास पाया था जब वह छोटा था। उस समय उसे एहसास नहीं हुआ कि अंगूठी कितनी कीमती थी जब तक उसने अपनी साधना शुरू नहीं की और इसे सक्रिय नहीं किया। तभी उसे समझ में आया कि यह दिव्य कलाकृति अंगूठी कितनी विचित्र थी। मध्य परम पदभ्रष्ट दैवीय कलाकृति, देवताओं की सुरक्षा, विकास क्षमता। गुट, कोई गुट नहीं। उपयोग आवश्यकता, कोई नहीं। विरूपण दर 100%। कठोरता 40,000। कठोरता 40,000। पथभ्रष्ट विशेषता, चमत्कारी अवतरण। एक परम दिव्य कलाकृति जिसमें कोई गुट नहीं है और कोई उपयोग आवश्यकताएं नहीं है जो बढ़ सकती हैं, यूलिजी की अब तक की यात्रा में सबसे बड़ी संपत्ति है। बेशक देवताओं की सुरक्षा जो उसने शुरू में हासिल की थी वह सिर्फ एक निम्न दिव्य कलाकृति थी। ये केवल बड़ी मात्रा में संसाधनों के उपयोग के माध्यम से ही था कि वह देवताओं की सुरक्षा को एक मध्यम दिव्य कलाकृति के स्तर तक बढ़ाने में कामयाब रहा। अब चमत्कारी अवतरण विशेषता का उपयोग करते हुए इसका प्रभाव एक मध्यम दिव्य कलाकृति के शीर्ष के बराबर है। इसके अलावा चमत्कारी अवतरण का प्रभाव एकल नहीं है, यह विनाशकारी शक्ति को बढ़ा सकता है, रक्षात्मक शक्ति को बढ़ा सकता है,
इसे एक साथ या अलग अलग लागू किया जा सकता है, जिससे यह अत्यंत बहुमुखी बन जाता है। वह निम्न दिव्य कलाकृति का उपयोग करके किंग लुन्जी की मध्य दिव्य कलाकृति को नष्ट करने में सक्षम था। ये सब चमत्कारी अवतरण के सशक्तिकरण के कारण संभव हुआ। दुर्भाग्य से यूलिजी को पर्याप्त संसाधन नहीं मिल सके, अन्यथा यदि वह देवताओं की सुरक्षा को उच्च दैवीय कलाकृति में अपग्रेड कर पाता तो वह वास्तव में अजेय होता। यूलिजी की षड्यंत्रकारी प्रकृति के कारण वह तब तक देवताओं की रक्षा का खुलासा नहीं करता जब तक कि उसकी अपनी ताकत एक निश्चित सीमा तक नहीं बढ़ जाती। लेकिन इस बार मामला अलग था। उसने किंग लुन्जी और लॉन्ग श्यूजी के साथ अपनी सारी ताकत दांव पर लगा दी थी। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसके पास देवताओं की रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए इस बार भले ही उसे देवताओं की सुरक्षा की शक्ति प्रकट करनी पड़े, वह इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए दृढ़ था। अपने पास ऐसी दिव्य कलाकृति होने के कारण उसे पूर्ण विश्वास था कि वह ये द्वंद्वयुद्ध जीत सकता है। भले ही आप निचले दिव्य प्राणी यानी आकाश को सहारा देने वाले कछुए को मारने में सक्षम हो, लेकिन इससे क्या होगा? जब तक मेरे पास देवताओं का संरक्षण है, मेरे लिए हारना असंभव है, यूलिजी ने एक गहरी निगाह से कहा, उसके सामने लिन शेन को ठंडी निगाह से घूरते हुए। हालांकि लिन शेन ने ज्यादा नहीं सोचा। इस मैच को जीतने का मतलब था कि वह यूलिजी का सब कुछ ले सकता था। दोनों के बीच में एक विशाल पहिया था, जिसके एक आधे भाग पर यूलिजी नाम अंकित था, जबकि दूसरे आधे भाग पर तियान शब्द अंकित था। जैसे ही पहिया घूमना शुरू होगा और सूचक किसी के नाम पर आएगा, वह व्यक्ति पहले हमला करेगा। यूलिजी सहित हर कोई इस चक्र पर नजर रखे हुए था और जानना चाहता था कि पहले हमला करने का अवसर किसे मिलेगा। यूलिजी स्वाभाविक रूप से पहले हमला करने की उम्मीद कर रहा था। इस तरह वह लिन शेन को कोई मौका नहीं देगा और उसे देवताओं की सुरक्षा द्वारा दी गई शक्ति का बहुत अधिक खुलासा भी नहीं करना पड़ेगा। उसे बस अपनी तलवार पर चमत्कारी वंश प्रदान करने की जरूरत थी, एक ऐसी रणनीति जो वह अक्सर इस्तेमाल करता था। मास्टर, मैच शुरू होने वाला है, कृपया चुनें कि पहले जाना है या नहीं। स्मार्ट ब्रेन की आवाज़ अचानक लिन शेन के दिमाग में गूंजी। ओह, ये संभव है। लिन शेन ने अपने सामने खड़ी यूलिजी को कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसके हाव भाव को देखते हुए उसे आवाज़ नहीं सुननी चाहिए थी। बेशक मास्टर, आपके पास ऐसा अधिकार है, स्मार्ट ब्रेन ने उत्तर दिया। चीजें लिन शेन की कल्पना से कहीं अधिक सुचारू रूप से चल रही थीं, यहाँ तक कि वह ये भी चुन पा रही थी कि कौन पहले जाएगा। यूलिजी को हारने नहीं देना तो सवाल से ही बाहर था। पहले जाने का अधिकार चुनने के अलावा क्या मेरे पास कोई अन्य अधिकार है? लिन शेन ने धीमी आवाज में पूछा। निश्चित रूप से, यदि आप चाहें तो आप सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी को हारा हुआ घोषित कर सकते हैं, स्मार्ट ब्रेन ने तुरंत उत्तर दिया। लिन शेन बहुत खुश था। जैद सम्राट से अमर आत्मा संरक्षण द्वारा उसे प्रदान किए गए लाभ उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे। वह सीधे तौर पर घोषित कर सकता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी हार गया है, जिससे वह अजेय स्थिति में आ गया। बेशक लिन शेन इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करना नहीं चाहेगा। यदि वह बिना प्रतिस्पर्धा किए ही सीधे प्रतिद्वंद्वी को हारा हुआ घोषित कर देता, तो वह अनिवार्य रूप से स्वर्गीय न्यायालय का सार्वजनिक दुश्मन बन जाता और उसे आने वाले तूफान के अग्रिम मोर्चे पर खड़ा कर दिया जाता, जो स्वाभाविक रूप से वह परिणाम नहीं था जिसकी लिन शेन इच्छा रखते थे। ये निश्चित है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं बिना किसी खामी को नोटिस किए आसानी से जीत सकूं? लिन शेन ने स्मार्ट ब्रेन की सीमाओं की जांच जारी रखी। मेरा अधिकार केवल प्रतियोगिता के नियमों को नियंत्रित करने तक ही सीमित है, इसके अलावा मैं शक्तिहीन हूं। यदि आप चाहें गुरु, तो मैं नियमों को बदल सकता हूं ताकि चाहे आप हारें या जीतें, परिणाम आपके पक्ष में होगा, स्मार्ट ब्रेन ने उत्तर दिया। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि इसकी सीमाएं हैं और यह उतना सर्वशक्तिमान नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सेंट्रल स्मार्ट ब्रेन का अधिकार प्राप्त कर सकता हूं। संभवतः सेंट्रल स्मार्ट ब्रेन और भी अधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है। मास्टर, क्या आप पहले जाना चाहेंगे? स्मार्ट ब्रेन ने लिन शेन से एक बार फिर चुनाव करने का आग्रह किया। मैंने पहले जाने का फैसला किया। इस तरह के लाभ के साथ लिन शेन स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। लिन शेन के चुनाव के बाद ही पहिया घूमना शुरू हुआ। भीड़ की निगाहों के सामने सूचक तियान के नाम पर आ गया। पहिया गायब हो गया और उसकी जगह 10 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इन 10 सेकंड के दौरान यूलिजी लिन शेन के हमले के लिए सटीक रूप से तैयार हो सकता था। 10 सेकंड बीत जाने के बाद जब लिन शेन ने अपना हमला शुरू किया तो यूलिजी अब अपना शरीर हिलाने में सक्षम नहीं था। यूलिजी को थोड़ा दुर्भाग्यशाली महसूस हुआ, क्योंकि उनके पक्ष में 50% संभावना नहीं थी। लॉन्ग शियूजी और किंग लुन्जी दोनों उत्साहित थे, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे स्वर्ग स्वयं उनके पक्ष में था, जिसने लिन शेन को यादृच्छिक रूप से पहला कदम उठाने की अनुमति दी। यूलिजी ने लिन शेन के हमले के लिए रक्षात्मक मुद्रा अपनाते हुए तैयारी की और चुपचाप दिव्य परिवर्तन अवतरण भी आरंभ कर दिया।
यदि तियान वास्तव में वह था जिसने आकाश समर्थक कछुए को मार डाला था, तो यूलिजी को सतर्क रहना होगा। और मुलायम गोलियां, स्काईटॉपिंग कवच और चमत्कारी वंश के दोहरे आशीर्वाद के साथ यूलिजी को लगा कि इस बार वह निश्चित रूप से सफल होगा। निचले दिव्य प्राणियों में कुछ शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर बहुत कम ऐसे होंगे जो उसकी रक्षा को तोड़ सकें। 10 सेकंड की उल्टी गिनती समाप्त हो गई और यूलिजी अब अपनी स्थिति से हिल नहीं सकता था। स्क्रीन पर एक और 10 सेकंड की उल्टी गिनती दिखाई गई, लेकिन इस बार उल्टी गिनती लिन शेन के लिए थी कि वह हमला खत्म होने से पहले उसे पूरा करे, जिसके बाद आक्रामक और रक्षात्मक भूमिकाएं बदल जाएंगी। सबकी नज़र लिन शेन पर टिकी थी। लॉन्ग शूजी और किंग लुनजी के अलावा ज्यादातर लोग लिन शेन के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उसके पास क्या क्षमताएं हैं या वह किस तरह के हथियारों में माहिर है। लिन शेन ने बिना कुछ कहे सीधे अपनी स्नाइपर राइफल निकाल ली। भीड़ ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि लिन शेन ने जो हथियार इस्तेमाल किया वह एक स्नाइपर राइफल था। ऐसा नहीं था कि स्नाइपर राइफलें अपर्याप्त थीं, लेकिन अधिकांश आग्नेयास्त्र बहुत प्रभावी नहीं थे, क्योंकि दागी गई गोलियों की गति और ताकत आग्नेयास्त्र की ऊर्जा पर निर्भर थी और वे दिव्य सत्ता की अपनी शक्ति से उतने निकट से संबंधित नहीं थे जितने अन्य हथियार हैं। यदि औसत दर्जे की शक्ति वाला कोई दिव्य प्राणी उच्च गुणवत्ता वाला बंदूक इस्तेमाल करे तो उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति शायद ही कभी आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि इससे उनकी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन सीमित हो जाता था। यद्यपि अपवाद तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन शीर्ष स्तर की शक्तिशाली कंपनियां जो आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करती हैं वास्तव में मौजूद हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लिन शेन के हाथों में स्नाइपर राइफल किसी शीर्ष स्तरीय दैवीय कलाकृति की तरह नहीं लग रही थी, इसलिए अधिकांश लोगों को लगा कि यूलिजी के इस मैच को जीतने की संभावना बढ़ गई है। लिन शेन ने राइफल पकड़ी। उसका यूलिजी के पास जाने का कोई इरादा नहीं था, वह बस यूलिजी के सामने खड़ा था और यूलिजी के सिर पर निशाना साध रहा था। यूलिजी, इस राइफल ने आकाश सहायक कछुए को मार डाला। तुमने इससे पोषित आकाश शीर्ष कवच ले लिया। क्या तुम आकाश सहायक कछुए के भाग्य को भुगतने के लिए तैयार हो? लिन शेन ने तुरंत गोली नहीं चलाई, लेकिन अचानक ये कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद भीड़ दंग रह गई और उनके हाव भाव तुरंत अजीब हो गए। क्या हो रहा है? क्या जोड़ी का मिलान यादृच्छिक नहीं है? इस व्यक्ति के साथ क्या मामला है? क्या उसने अभी कहा कि यह वही राइफल थी जिसने आकाश समर्थक कछुए को मार डाला? अरे, क्या ये सच हो सकता है जो किंग लुनजी और अन्य लोगों ने कहा कि यह यूलिजी नहीं था जिसने आकाश समर्थक कछुए को मार डाला, बल्कि किसी और ने? क्या किंग लुनजी और लॉन्ग शूजी के साथ वाकई गलत हुआ है? नहीं तो इस आदमी के साथ क्या मामला है? वह पहले राउंड में यूलिजी का प्रतिद्वंद्वी कैसे बन गया? अरे, ये तो थोड़ा संदिग्ध है। क्या ये हो सकता है कि हेवन अब और नहीं देख सकता था? वास्तव में यूलिजी को पहले दौर में इस व्यक्ति का सामना करने की व्यवस्था कर रहा था। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, फिर भी मिट्टी की प्लेट वाले पूर्वज का चेहरा कुछ भद्दा लग रहा था। वह कर्म के प्रतिशोध में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये तथ्य कि इस व्यक्ति का पहले दौर में यूलिजी के साथ मुकाबला हो सकता है, उसे ऐसा लगा जैसे वास्तव में एक पूर्व निर्धारित व्यवस्था थी। लेकिन प्रतियोगिता में हेरफेर नहीं किया जा सकता था। जब तक कि हेरफेर करने वाला जैद सम्राट न हो, किसी अन्य प्रभुत्व में जाने से काम नहीं चलेगा। उसने स्काई टॉपिंग कवच के असली मालिक को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि थोड़ी सी भी ताकत और पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति किंग लुनजी और अन्य लोगों के साथ सहयोग करने के आरोप में बेनकाब हो सकता था। अतः मर्डप्लेट पूर्वज के लिए जिस व्यक्ति ने आकाश समर्थक कछुए को मारा था, वह एक मजबूत मध्यम दिव्य प्राणी था जिसकी कोई पृष्ठभूमि या संबंध नहीं था। संभवतः वह एकाकी था और इसीलिए उसने किंग लुनजी और उसके समूह के साथ सहयोग करना चुना। उसने कभी नहीं सोचा था कि आकाश समर्थक कछुए का हत्यारा एक निम्न दिव्य प्राणी होगा। अगर उसे यह पता होता तो वह पहले लिन शेन की पृष्ठभूमि की जांच करता। एक निम्न दिव्य प्राणी के रूप में आकाश को सहारा देने वाले कछुए का वध कर पाना कोई साधारण मूल का दिव्य प्राणी नहीं कर सकता था। मर्डप्लेट पूर्वज को लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी वह प्रतियोगिता के परिणाम को प्रभावित करने में असमर्थ था। शर्त को समाप्त करना तो दूर की बात थी। हे भगवान, क्या चीजें वाकई इतनी अजीब हो सकती हैं? क्या ये सोचना कि ऐसी घटना वास्तव में हो सकती है? पेन जियानिंग बहुत उत्साहित थी। उसने शुरू में सोचा था कि यह एक साधारण द्वंद्व है, उसे इस तरह के रोमांचक कथानक की उम्मीद नहीं थी। एक अकल्पनीय शर्त, एक अकल्पनीय प्रतिद्वंद्वी, ये वास्तव में भाग्य का हाथ लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूलिजी वास्तव में अच्छाई के लिए एक ताकत नहीं है। विन बुजुन ने भी लिन शेन को बड़ी दिलचस्पी से देखा। निम्न देवता की शक्ति से आकाश समर्थक कछुए जैसे मध्य देवता को मारने में सक्षम होने के कारण इस व्यक्ति के पास कुछ वास्तविक शक्ति अवश्य होनी चाहिए। हालांकि क्या वे वास्तव में यूलिजी को हरा सकते हैं, यह अज्ञात है। आखिरकार वे इस बात से अनजान थे कि लिन शेन ने एक ही गोली से आकाश समर्थक कछुए को मार दिया था।
उनके दिमाग में ये संभव हो सकता है कि लिन शेन ने किंग लुनजी और लॉन्ग जियूजी के साथ मिलकर सेना में शामिल हो गए हों, यह नहीं जानते हुए कि उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी या आकाश समर्थक कछुए को मारने में कितना समय लगा। फिर भी प्रतियोगिता में केवल एक ही वार की अनुमति थी, इसलिए भले ही लिन शेन ने आकाश समर्थक कछुए को मार डाला हो, इसका यह अर्थ नहीं था कि वह द्वंद्व जीत सकता था। टकराना। अभी सभी लोग तरह तरह की अटकलें लगा ही रहे थे कि गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। लिन शेन ने स्पेस बुलेट फीचर का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक स्नाइपर राइफल से सामान्य गोली चलाई। चून की प्रतिद्वंद्वी हिल नहीं सकता था और उसे केवल इस शॉट का सामना करना था, इसलिए स्पेस बुलेट सुविधा का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चून की स्नाइपर राइफल की फायरिंग की गति बहुत तेज नहीं थी, इसलिए लगभग सभी लोग स्पष्ट रूप से यूलिजी की ओर आती गोली को देख सकते थे। यद्यपि गोली की गति उसकी विध्वंसक शक्ति को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करती है, लेकिन आमतौर पर वे एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। गोली इतनी धीमी गति से चल रही थी कि पहली नज़र में ऐसा नहीं लग रहा था कि गोली में कोई खास ताकत है। कुछ उच्च देवताओं ने तो गोली की विनाशकारी शक्ति का अनुमान भी लगाया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह गोली संभवतः बहुत शक्तिशाली नहीं होगी। मडप्लेट पूर्वज के चेहरे पर संदेह छा गया और पान जियानिंग और वेन बुजुन दोनों के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह उभर आए। क्या ये वही हथियार था जिसने आकाश सहायक कछुए को मार डाला था? क्या ऐसी शक्ति आकाश सहायक कछुए को मार सकती थी? उन्हें इस पर यकीन करना मुश्किल था। यहाँ तक कि यूलिजी खुद भी कुछ हद तक हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह शॉट आकाश को सहारा देने वाले कछुए को मार सकता है। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या तियान ने कोई गलती की है। फिर भी सुरक्षित रहने के लिए यूलिजी ने गोली के सामने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। यद्यपि प्रतियोगिता में हरकतें और बचाव निषिद्ध थे, फिर भी बुनियादी रक्षात्मक क्रियाएं स्वीकार्य थीं। सामान्य तौर पर हर किसी ने सोचा था कि यूलिजी को इस अप्रभावी, यहाँ तक कि कुछ हद तक कमजोर गोली को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन जैसे ही गोली यूलिजी की हथेली को छू गई, उसका चेहरा अचानक नाटकीय रूप से बदल गया और सभी दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं। आकाश शीर्ष कवच से ढका हुआ हाथ सीधा छेद दिया गया, कवच, मांस और हड्डियां बाहर की ओर फट गईं। इससे पहले कि वे चिल्ला पाते, गोली यूलिजी की हथेली को पार करते हुए सीधे यूलिजी के सिर में लगी, जिससे हेलमेट के साथ साथ सिर भी उड़ गया। यूलिजी का सिर फटते देख दर्शकों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस असमानता ने उन्हें कुछ समय के लिए अविश्वास में डाल दिया। उनका दिमाग कुछ समझ नहीं पाया। मडप्लेट पूर्वज का दिल सदमे और संदेह से भर गया था। उसकी समझदार नज़र से इस तरह के शॉट से इतनी ताकत नहीं निकलनी चाहिए थी। फिर भी इसने यूलिजी के सिर को ठीक से फाड़ दिया था, जो स्काई टॉपिंग कवच में लिपटा हुआ था। यूलिजी खुद और भी ज्यादा क्रोधित था। उसने सोचा था कि स्काई टॉपिंग कवच और चमत्कारी वंश के साथ वह पूरी तरह से अजेय था, लेकिन ऐसी दुर्जय रक्षा उस नर्म और कोमल गोली के नीचे कागज की लुगदी की तरह थी। वह एक भी वार का सामना नहीं कर सकी। असंभव, बिल्कुल असंभव। चमत्कारी अवतरण की शक्ति इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है? यह विचार यूलिजी के दिमाग में कौंध गया, इससे पहले कि वह पूरी तरह से बेहोश हो जाए और दिव्य यात्रा विशाल शून्य कक्ष में वापस आ जाए। यूलिजी को केवल सिर में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, जिससे उसे पीड़ा से बचने के लिए आत्महत्या करने का आवेग हुआ। हालांकि ये पीड़ा उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं थी। दर्द सहते हुए उसने अपने शरीर को छूने की कोशिश की, जिससे वह पूरी तरह टूट गया। चला गया, सब कुछ चला गया। इस समय यूलिजी को वास्तव में लगा कि मृत्यु जीवन से बेहतर है। आकाश छोर कवच चला गया, देवताओं का सुरक्षा अंगूठा चला गया, जो कुछ भी उसके पास था वह चला गया, केवल उसका नग्न शरीर रह गया। यूलिजी को पता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी सारी निर्भरता, जिसमें सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा सौंपा गया ऊपरी तीसरे दर्जे का ग्रह भी शामिल था, खत्म हो गया था। ये व्यक्ति, ये बंदूक, ये बहुत ही अद्भुत है। इसके लिए मुझसे मत लड़ो, वह मेरा है। पैन जियानिंग ने लिन शेन को बंदूक पकड़े मैदान में देखा और तुरंत जाकर यह जांचने की इच्छा हुई कि वह भयानक गोली वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा, हो सकता है कि मैं ही पहले उसके पास पहुंच जाऊं। वेन बुजुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, साथ ही मैदान में लिन शेन को भी आंकते हुए। यद्यपि दिव्य न्यायालय विशाल है, फिर भी उसे ऐसे रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी का सामना किए हुए काफ़ी समय हो गया था। सर्वोच्च दिव्य प्राणियों के बीच पान जियानिंग के साथ वार्षिक अंतिम लड़ाई ने उसे बोर करना शुरू कर दिया था। लिन शेन के आगमन ने प्रतियोगिता के लिए उसके उत्साह को फिर से जगा दिया। वह स्वयं उस अजीब गोली की शक्ति का अनुभव करना चाहता था। अरे, ये गोली तो इतनी कमज़ोर दिखती है, फिर यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? अरे, कर्म सचमुच फल देता है, किंग लुनजी की भविष्यवाणी सच हो गई है। इतनी शक्तिशाली कि एक ही गोली ने यूलिजी का सिर उड़ा दिया। ये बंदूक वास्तव में किस प्रकार की दिव्य कलाकृति है? क्या ये बिना किसी ग्रेड के सर्वोच्च दिव्य कलाकृति हो सकती है?
मड प्लेट पैलेस के लोग जो होश में आ गए थे वे एक बर्तन में उबाल आने की तरह भिन-भिना रहे थे। सभी चर्चा कर रहे थे कि लिनशेन की स्नाइपर राइफल किस ग्रेड की दिव्य कलाकृति हो सकती है। उनकी नज़र में स्नाइपर राइफल की रैंक और शक्ति अतुलनीय थी, जिससे वह एक ही गोली से यूलिजी का सिर उड़ा सकती थी। दूसरी ओर किंग लुनजी और लॉन्ग शिउजी बहुत खुश थे। वे अभी अभी पसीने से तरबतर थे और अब सब कुछ खत्म हो चुका था। एक गोली, सिर्फ एक गोली, और यूलिजी उड़ गया। उस पर मौजूद रहस्यमय कलाकृति को अपना असर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि देवताओं की सुरक्षा सक्रिय होने में विफल हो गई है, लेकिन वास्तव में ये सक्रिय हो गई थी और फिर भी उड़ गई। सुपर बेस दिव्य शॉट, वास्तव में एक दिव्य कलाकृति जो अपने स्तर से परे हत्या करने में सक्षम है। लिनशेन आश्चर्यचकित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यह विशेषता बहुत मजबूत थी। सिस्टम ने सीधे परिणाम घोषित कर दिया। यूलिजी को बाहर कर दिया गया और तियान विजयी हुआ। शर्त के कारण यूलिजी और उसके ग्रह पर सब कुछ अब किंग लुनजी का था। लिनशेन को बाहर भेज दिया गया और लगभग उसी क्षण किंग लुनजी और लॉन्ग जियोजी को भी बाहर भेज दिया गया। मडप्लेट पूर्वज ने पहले अवसर पर महान शून्य दुनिया को छोड़ दिया, फिर तुरंत टेलीपोर्टेशन स्टेशन में प्रवेश किया, किंग लुनजी के ग्रह पर टेलीपोर्ट करने की योजना बनाई। हालांकि उसे पता चला कि अब उसके पास किंग लुनजी के ग्रह पर टेलीपोर्ट करने का अधिकार नहीं है, जिससे मडप्लेट पूर्वज हैरान और क्रोधित हो गया। उसका मूल इरादा किंग लुनजी को जल्द से जल्द ढूंढना और यूलिजी द्वारा खोई गई हर चीज को वापस पाना था। यद्यपि इस बार यूलिजी को पराजित कर दिया गया था, लेकिन उसकी प्रतिभा अभी भी थी। अभी भी मडप्लेट पैलेस की भविष्य की आशा थी। मडप्लेट पूर्वज उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके विचार में किंग लुनजी और लॉन्ग शिउजी का यूलिजी के खिलाफ किसी बाहरी व्यक्ति के साथ मिलीभगत करना एक जघन्य विश्वासघात था। वह न केवल यूलिजी का सामान वापस लेना चाहता था, बल्कि उन्हें सबक भी सिखाना चाहता था। लेकिन टेलीपोर्टेशन प्राधिकरण के बिना मडप्लेट पूर्वज को अचानक एहसास हुआ कि किंग लुनजी और लॉन्ग जियोजी दल बदल करने की योजना बना रहे थे और वह अब वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। मूलतः सभी शिष्यों के ग्रहों पर टेलीपोर्टेशन का अधिकार उसके लिए खुला था। अब जबकि किंग लुनजी और लॉन्ग शियुजी ने उसके अधिकार को रद्द कर दिया था, तो इसका निहितार्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। मडप्लेट पूर्वज के चेहरे पर अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन आया। वह क्रोध और घृणा से भरा हुआ था, फिर भी उसके मन में खेद की एक झलक भी थी। लेकिन यह आकाश शीर्ष कवच को जब्त करने के लिए नहीं था, बल्कि यह इन दो कृतघ्नों को देखने में विफल होने के कारण था। व्हाइट स्टोन सिटी में लिनशेन समुद्र के दृश्य के साथ एक चाय घर के निजी कमरे में बैठे थे, खिड़की के सहारे झुककर विशाल महासागर को देख रहे थे। इसके तुरंत बाद उसने कदमों की आवाज सुनी और उत्साहित किंग लुनजी, लॉन्ग शियाओजी के साथ दरवाजे से अंदर घुसे। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है भाई तियान, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें यूलिजी से क्या मिला। किंग लुनजी ने अत्यंत तत्परता के साथ लिनशेन को एक सुनहरी अंगूठी सौंप दी। हालांकि लिनशेन उदासीन लग रहा था, जैसे कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन अंगूठी को देखने के बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त हुआ। वह जानता था कि यूलिजी के पास मूल्यवान सामान है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने उल्लेखनीय होंगे। देवताओं की इस सुरक्षा अंगूठी का मूल्य आकाश शीर्ष कवच से कहीं अधिक था। ये कहा जा सकता है कि इस अंगूठी की तुलना में आकाश शीर्ष कवच एक सांसारिक वस्तु से अधिक कुछ नहीं था। हाँ, उस मूर्ख यूलिजी ने बहुत ज्यादा अभिनय किया। उसने इस दिव्य कलाकृति का उपयोग भी नहीं किया, अन्यथा हमारे सामने एक वास्तविक समस्या आ जाती, किंग लुनजी ने हंसते हुए कहा। भाई तियान, तुम भाग्यशाली हो, तुमने पूंजी और ब्याज से लाभ कमाया है। लिनशेन ने किंग लुनजी और लॉन्ग शियुजी को देखा, कुछ चिंतनशील महसूस करते हुए। आप दोनों को एक ही गुरु ने पढ़ाया है, फिर भी चरित्र में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। हमने स्काई टॉपिंग कवच और दिव्य छाया तलवार भी प्राप्त कर ली है, लेकिन स्काई टॉपिंग कवच क्षतिग्रस्त है और इसकी मरम्मत करना मुश्किल हो सकता है। भाई तियान, आपकी बंदूक बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा हमने यूलिजी के ग्रह पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और अब हम इसे आपको हस्तांतरित कर रहे हैं। लॉन्ग जियोजी ने स्काई टॉपिंग कवच और दिव्य छाया तलवार को मेज पर रखते हुए कहा। चलो इन वस्तुओं को 3 हिस्सों में बांट लें, हम में से प्रत्येक के लिए एक। लिनशेन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई देवताओं की सुरक्षा अंगूठी भी मेज पर रख दी। किंग लुनजी और लॉन्ग शियुजी ने दिखावा नहीं किया और लॉन्ग शियुजी ने स्काई टॉपिंग कवच और सुरक्षा रिंग को लिनशेन की ओर धकेल दिया। स्काई टॉपिंग कवच मूल रूप से आपका था, आपको इसे सुरक्षित रखना चाहिए। हम इस वस्तु को लेने की हिम्मत नहीं करते हैं। एक निर्दोष व्यक्ति खजाने को अपने पास रखकर दोष लगाता है। इस वस्तु को रखना और यूलिजी को यह बताना कि यह हमारे पास है, जल्दी या बाद में यह एक आपदा बन जाएगी। इसके अलावा यह आप ही थे जिन्होंने इन वस्तुओं को वापस जीता था, इसलिए आपको उन्हें रखना चाहिए। बाकी के लिए चलो यूलिजी के ग्रह पर एक साथ चलते हैं और लूट को विभाजित करते हैं। लुनजी और लॉन्ग शियुजी ने इस तरह से वस्तुओं को वितरित करने पर जोर दिया और लिनशेन ने उन पर दबाव नहीं डाला।
अंत में उन्होंने केवल देवताओं की सुरक्षा को रखा, आकाश शीर्ष कवच, दिव्य छाया तलवार और प्लांट पैक्ट को मेज पर छोड़ दिया। आप मड प्लेट पैलेस छोड़ रहे हैं और आगे का रास्ता आसान नहीं है। ये वस्तुएं वैसे भी मेरे लिए बहुत कम उपयोगी हैं, इसलिए बस इन्हें ले लो। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपको स्टार तक पहुंचने का विशेषाधिकार मिले। लिन शेन को पता था कि दोनों ने जो बलिदान दिए थे वे भी बहुत बड़े थे। जब वे मड प्लेट में थे तो मड प्लेट पैलेस के अधिकांश शिष्यों के लिए सितारे खुले थे, जिससे उन्हें अपने सितारों पर उपलब्ध न होने वाले संसाधनों को प्राप्त करने की अनुमति मिली। अब चूंकि वे मड प्लेट महल में वापस नहीं लौट सकते थे, इसलिए मड प्लेट पूर्वज निश्चित रूप से उनके वध का आदेश देंगे। यदि उन्हें फांसी न भी दी जाए तो भी वे वापस लौटने का साहस नहीं करेंगे। भविष्य में वे केवल अपने स्वयं के तारे ही विकसित कर सकेंगे, और कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना कठिन होगा। चूंकि वे लिन शेन के जहाज पर सवार थे, इसलिए लिन शेन स्वाभाविक रूप से उन्हें डूबते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि उनका मूल इरादा खुद के लिए बदला लेना था, उन्होंने वास्तव में लिन शेन की मदद की थी। देवताओं की एक भी सुरक्षा का मूल्य बाकी सभी की तुलना में पहले से ही बहुत अधिक था। अगर वे नहीं होते तो भले ही लिन शेन जीत जाता, उसे यह खजाना नहीं मिलता। भाई तियान, हम दूसरों के लिए औपचारिकता नहीं निभाएंगे, लेकिन आपको स्काई टॉपिंग कवच रखना चाहिए। हम दोनों मध्यम दिव्य प्राणी हैं, और यह वस्तु हमारे लिए उतनी उपयोगी नहीं है जितनी ये लग सकती है। आप एक निम्न दिव्य प्राणी हैं, और यह वस्तु आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। लॉन्ग श्यूजी ने स्काई टॉपिंग कवच और कुछ दिव्य कलाकृतियां जो शक्ति बढ़ाती हैं, लिन शेन के सामने वापस धकेल दी। लिन शेन मुस्कुराए और उन्हें लेने नहीं गए। हालांकि स्काई टॉपिंग कवच अच्छा है, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं है। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे बेचकर अपने लिए कुछ उपयोगी खरीद लें। किंग लुनजी और लॉन्ग श्यूजी थोड़ा हैरान हुए और अविश्वास से बोले, ऐसी शीर्ष दिव्य कलाकृति कैसे बेकार हो सकती है? भाई तियान, आपको वास्तव में विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। यूलिजी के सितारे का मूल्य स्काई टॉपिंग कवच से कम नहीं है, बल्कि वास्तव में यह उससे भी अधिक है। वह सितारा प्राप्त करना हमारे लिए पहले से ही पर्याप्त है। उनकी जिद को देखते हुए लिन शेन ने एक स्नाइपर राइफल निकाली और उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए खुद पर निशाना साधकर गोली चला दी। किंग लुनजी और लॉन्ग ज्यूजी ने देखा कि गोली लिन शेन के कवच में लगी और फट गई, जबकि कवच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। मेरा अपना कवच स्काई टॉपिंग कवच से थोड़ा ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसे रखना बेकार होगा। बस इसे ले लो, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा और राइफल रख दी। उनके भाव जटिल थे। उन्होंने अंततः समझा कि लिन शेन ने कभी भी स्काई टॉपिंग कवच पर अधिक मूल्य नहीं लगाया था। दोनों ने गिरावट रोक दी और आकाश शीर्ष कवच और कुछ दिव्य कलाकृतियां ले लीं, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। भाई तियान, ऐसा लगता है कि आपकी पृष्ठभूमि असाधारण होगी। हम अब और विनम्र नहीं रहेंगे। हालांकि हमारी ताकत मामूली है, अगर भविष्य में हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो बस हमें बताएं, लॉन्ग श्यूजी ने गंभीरता से कहा। वास्तव में एक बात है जिस पर मैं दोनों बड़े भाइयों से सुझाव लेना चाहता हूं। लिन शेन ने विचार किया और कहा, अगर मैं प्रतिस्पर्धा जारी रखता हूं तो क्या आपको लगता है कि मेरे पास भव्य प्रतियोगिता जीतने का मौका है? ऐसे दिव्य कवच और दिव्य भाले के साथ सबसे कठिन दिव्य प्राणी के लिए प्रतियोगिताएं आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। हालांकि पहला स्थान जीतना अभी भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप शीर्ष 10 में जगह बना सकते हैं तो आपको मिलने वाले संसाधन पर्याप्त होंगे, और आपको संसाधनों के बारे में तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जब तक आप मध्यम दिव्य प्राणी तक नहीं पहुंच जाते, किंग लुनजी ने तुरंत कहा। लिन शेन कुछ हद तक हैरान था। किंग लुनजी ने देखा था कि उसकी राइफल और कवच कितने मजबूत थे और अब उसके पास देवताओं की सुरक्षा थी, फिर भी उसने सोचा कि लिन शेन पहला स्थान नहीं ले सकता। भाई तियान, क्या आप स्टार गॉड पैलेस में प्रवेश करने का लक्ष्य बना रहे हैं? लॉन्ग ज्यूजी ने सोच समझकर पूछा। वास्तव में लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया, यह मानते हुए कि लॉन्ग श्यूजी किंग लुनजी की तुलना में बहुत अधिक चौकस था। सच बताऊं तो भाई तियान, आपकी ताकत और दिव्य भाला, दिव्य कवच और देवताओं की सुरक्षा के साथ शीर्ष 10 में जगह बनाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और शीर्ष 3 में जगह बनाना बहुत संभव है। लेकिन पहले स्थान के लिए प्रयास करना मुश्किल हो सकता है। लॉन्ग श्यूजी ने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, अगर आप कुछ और साल इंतजार करें तो आपके पहले स्थान पर आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इन हाल के सालों में लोअर ग्रुप ने 2 ऐसी दुर्गम चोटियां हासिल की हैं जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है। मुझे डर है कि आप समय से पहले ही उनसे टकरा सकते हैं। कौन सी 2 चोटियां? लिन शेन ने पूछा। स्वर्ग उद्घाटन कबीले से पान जियानिंग, जो 9 महान दिव्य कौशलों में से एक, स्वर्ग उद्घाटन और पृथ्वी को चीरने के महान नियम का अभ्यास करता है। इसकी विनाशकारी शक्ति दुनिया में बेजोड़ है और निचले दिव्य प्राणियों में से कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। स्वर्ग उद्घाटन कबीले के पूर्वज के रूप में वह स्वर्ग उद्घाटन और पृथ्वी को चीरने के महान नियम के पूर्ण संस्करण में पूरी तरह से महारत हासिल करने वाला दूसरा व्यक्ति है, जो अरबों वर्षों में अदृश्य दिव्य प्रतिभा है।
कई लोग कहते हैं कि अगर पान जियानिंग प्राचीन क्षेत्र में पैदा हुए होते तो वे अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्गीय न्यायालय में कदम रख सकते थे, एक कबीले के पूर्वज बन सकते थे। स्वर्ग उद्घाटन कबीला उसे एक अनमोल रत्न की तरह संजोता है। पिछले कुछ वर्षों में उसने जिन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनमें वह लगभग हमेशा प्रथम स्थान पर रहा है और कभी कभी दूसरा, कभी तीसरा नहीं, लॉन्ग जियोजी ने समझाया। क्या इसका मतलब यह है कि पैन जियानिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम एक और प्रतिभा है? लिन शेन ने सोचा। हाँ, दूसरा कैन कबीले का वेनबुजुन है, जो 9 महान दिव्य कौशलों की साधना नहीं करता बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया दिव्य कौशल ट्रांसजेनरेशनल रिकॉर्ड करता है, जो उसी रैंक के भीतर एक अजेय उपस्थिति है। हालांकि यह पैन जियानिंग के स्वर्ग खोलने और पृथ्वी को चीरने वाले दिव्य कौशल जितना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन इसमें सभी प्रकार के चमत्कारिक रहस्य हैं। यहाँ तक कि सेलेस्टियल कोर्ट में शीर्ष प्रतिभाओं के खिलाफ भी उसका सामना करना एक बच्चे और एक वयस्क के बीच की लड़ाई की तरह है, जिसमें जीत की कोई संभावना नहीं है। पैन जियानिंग के अलावा वेनबुजुन अपने रैंक के भीतर लगभग अपराजय है, लॉन्ग जियोजी ने गंभीरता से कहा। ईश्वर प्रदत्त दिव्य कौशल क्या है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। जब वेनबुजुन का जन्म हुआ तो आकाशीय घटनाओं ने आकाशीय न्यायालय में 6 महान तारा क्षेत्रों के ऊपर आकाश को भर दिया, जो एक गुप्त तकनीक में बदल गया। इसने पूरे आकाशीय न्यायालय को चौंका दिया। कई लोगों ने इस ईश्वर प्रदत्त दिव्य कौशल का अध्ययन किया है और अलग अलग लाभ उठाया है, लेकिन वेनबुजुन को छोड़कर कोई भी इसे पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया है। अपने प्राकृतिक उपहार के साथ उन्होंने ट्रांसजेनरेशनल रिकॉर्ड में पूरी तरह से महारत हासिल की और उनकी ताकत अथाह है। पैन जियानिंग के अलावा वेनबुजुन अपने पद के भीतर लगभग अजेय है, लॉन्ग जियोजी ने समझाया। किंग लुनजी ने यह भी कहा, पैन जियानिंग और वेनबुजुन एक के बाद एक दृश्य में आए। वे जिस भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, और वह भी तब जब वे एक दूसरे से पहले ही मिल जाते हैं। हाल के वर्षों में वे हमेशा फाइनल में एक दूसरे का सामना करते रहे हैं, लगभग 5 वर्षों तक शीर्ष 2 स्थान जीतते रहे हैं, जबकि अन्य केवल तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर पाए हैं। ये दोनों व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली देवता हैं, और न केवल वे अपने आप में शक्तिशाली हैं बल्कि वे कुलीन परिवारों से भी आते हैं और अनगिनत शीर्ष दिव्य कलाकृतियां पहनते हैं। आकाश शीर्ष कवच जैसी दिव्य कलाकृतियां सामान्य दिव्य प्राणियों का सपना है, लेकिन उनके लिए ऐसी कलाकृतियां पहनने के योग्य भी नहीं हो सकती हैं। प्रथम स्थान के लिए उनसे कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है? ये दोनों अब बेमिसाल जोड़ी के रूप में जाने जाते हैं। वास्तव में इन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल है। इन दिव्य कलाकृतियों की सहायता से भी उन्हें हराने की संभावना बहुत कम है, लॉन्ग शिवजी ने आह भरी। भाई तियान, कुछ और साल प्रतीक्षा करो। एक बार जब वे मध्य दिव्य प्राणियों तक आगे बढ़ जाते हैं तो इन कलाकृतियों की मदद से आपके शीर्ष पर पहुंचने की संभावना बहुत अधिक है।